students. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. So, अब तक की क्लास में हमने 9 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड लैटिस बेसिस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उससे आगे फर्दर हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है दैट इज मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस एंड आल्सो मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन। ओके, कुछ प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसेस सीखेंगे और कुछ डायरेक्शंस के लिए मिलर इंडिसेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। So now let us start. First of all, we have this topic Miller indices of direction. So here you can see both we have a two-dimensional lattice. अगर मान लो हमारे पास एक two-dimensional lattice है तो लैटिस में पॉइंट्स कैसे होंगे, हमने पहले भी देखा हुआ है इस तरह का two-dimensional lattice। लैटिस में लैटिस पॉइंट्स अरेंज होंगे जैसे ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स अरेंज करते हो आप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर पॉइंट्स, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास टू डायमेंशनल लेयर अवेलेबल है और इसमें बहुत सारे एटम्स या लैटिस पॉइंट्स जैसा शो किया गया है इस तरह से अरेंज है।
मान लो ये पॉइंट 1 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी पॉइंट्स अरेंज्ड हैं, एक वन डायमेंशनल हो गया, दूसरा डायमेंशन ये हो गया, ये अरेंजमेंट है। फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे, इस तरह से अरेंजमेंट आप देख रहे हो, स्क्वायर यूनिट सेल जैसा दिख रहा होगा, स्क्वायर लैटिस जैसा। ओके, तो इस लैटिस में हमें जो भी पॉइंट लिखना होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे ओनली। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ओनली 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स एंड वाई, इधर तो कोई नहीं रहेगा। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सपोज दिस इज ओरिजिन, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का, इसका नाम है मान लो पी प्राइम, क्या पोजीशन वेक्टर होगा, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ए दे दिया, वाई में जैसे यहाँ ए लिख दिया, स्केल देना पड़ेगा, स्केल आपको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ए है, अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट्स इज बी। ए और बी, ए है अलोंग एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, बी क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये ए हो गया, ए भी ए। ओपी प्राइम वेक्टर क्या होगा, दिस इज 4a, 4a हो गया। आप इसको लिख सकते हो 4a i का, अगर एक्स एक्सिस वेक्टर ए एक ही डायरेक्शन में है तो 4a i का। यहां मान लो p डबल प्राइम पॉइंट है, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ पी डबल प्राइम -2b को आप लिख सकते हो -2b जे का, लिख सकते हो ना ऐसा। Yes, sir. So we can write down this vector r passing from the origin, तो origin से स्टार्ट होगा एक लैटिस पॉइंट का, ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखे जा सकते हैं, चाहे पॉइंट P हो, पॉइंट P प्राइम हो, या कोई भी पॉइंट P प्राइम, P डबल प्राइम। तो सपोज यहाँ एक पॉइंट है, इसका OP वेक्टर क्या होगा, 4i का -2 j का, 4ai का 2b j का, ऐसा हो जाएगा ना, 4ai कैप -2b j कैप हो जाएगा। Yes, sir. So here we have r vector written as r1a, r2b, r3c। ध्यान रखें, हमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ओपी, ओपी में हमें अगर लिखना हो 4 0 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 4 0 0 लिख सकते हैं ना ऐसे। Yes, sir. ओपी के जो कोफिशिएंट्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के कोफिशिएंट्स जो आएंगे, एबीसी हटा करके, एबीसी कॉमन है, हटा देना है, लेना है, वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। बट एबीसी हो या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, कोई सी भी टाइप का यूनिट सेल हो, किसी टाइप की लैटिस हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी रिप्रेजेंट करना है R1, R2, R3 जैसे 3 फैक्टर्स लेना है, ABC टाइप का वेक्टर हटा देना है, लेना है, तो ABC दीज आर बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग छोटा वेक्टर है, स्मॉलेस्ट वेक्टर है, प्रिमिटिव वेक्टर है वेक्टर A, वाई एक्सिस के अलोंग प्रिमिटिव वेक्टर है B, और जेड एक्सिस के अलोंग प्रिमिटिव वेक्टर C। प्रिमिटिव वेक्टर मतलब स्मॉलेस्ट वेक्टर ऑन दैट एक्सिस, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेक्टर तो वेक्टर ही हुआ ना, ये अलोंग वन एक्सिस, कोई भी एक्सिस आप चूज कर लो, दैट स्मॉलेस्ट वेक्टर इज बेसिस वेक्टर और प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर। बेसिस वेक्टर को ही प्रिमिटिव सेल वेक्टर भी बोलते हैं, क्लियर। तो R1, R2, R3 तीनों को इस तरह से आपने लिखा, और इसको आपने कैसे लिखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R1, R2। अब ये OP को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 0 0, ओपी प्राइम को, सॉरी, ओपी डबल प्राइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 2 बार 0 0 2 बार, 0 का मतलब है 0 -2 0, -2 नहीं लिखते हैं, 2 बार लगा देंगे, -2 ना लिख करके 2 पे बार लगा के लिख देंगे 2 बार, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, एक हो गया 0 2 बार 0 4 0 0। इसी R1, R2, R3 जैसी वैल्यू जो लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दे आर एलिमिनेट, दे आर वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग
मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। अगर इसमें फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू रिमूव दैट फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन आता है, जैसे मान लो किसी बार मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ 1/2, 1/3, 1/, तो 2, 3, 4 तीनों डिनोमिनेटर्स में इनका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर हट जाए। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताया जा सकता है। जस्ट ये ध्यान रखना कि वेक्टर एबीसी के जो कोफिशिएंट्स होंगे, पहले उसको एबीसी के फॉर्म में अरेंज करना है एंड देन एबीसी के कोफिशिएंट जो है उनको आप लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विदाउट एनी कॉमा नहीं पुट करना, विदाउट कॉमा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना है और इससे क्या बन जाएगा, मिलर इंडिसेस। उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलेंगे दैट रिप्रेजेंट्स मिलर इंडिसेस ऑफ दैट डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन, जिस भी वेक्टर की बात करेंगे उसके लिए इसी तरह से मिलर इंडिसेस कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से एक पॉइंट सीखा कि हमें कोई भी डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन के अलोंग ओरिजिन ओ से एक वेक्टर ओपी लिख लें। ओपी का पोजीशन वेक्टर r1a प्लस r2b प्लस r3c होगा। abc आर बेसिस वेक्टर्स r1, r2, r3, they are placed in a square bracket. That square bracket with r1, r2, r3 represents Miller indices of direction. किसी भी डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? एक बार देख लीजिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन रिमूवल कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। ओके कोई संदेह, डाउट किसी को, पॉइंट? नो सर, ओके। ओके, अब इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट का या किसी भी डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस बताने से पहले आप उसके अलोंग एक वेक्टर बना लीजिए। जैसे मैं बोलूं ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो क्या क्या मिलर इंडिसेस आएंगी? एक का आएगा 1, 0, 0, दूसरे का आएगा 2, 0, 0, तीसरे का आएगा 3, 0, 0, चौथे का आएगा 4, 0, 0। क्लियर? पता चल रहा है ना? यस। पॉइंट पहले ये था यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, सभी के लिए वैल्यूज क्या होंगी? ए आई कैप, 2 ए आई कैप, 3 ए आई कैप, 4 ए आई कैप, इस तरह से वैल्यूज हैं। वेक्टर ओ ए विल बी ए आई कैप। क्लियर? ए आई कैप का मतलब है 1, 0, 0। ए आई कैप लिखो या वेक्टर ए लिख दो, सेम है, बिकॉज़ ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ओ बी वेक्टर क्या होता है? 2 ए आई कैप। मैं आई कैप के साथ लिखना बेटर समझता हूँ। यहाँ इस बुक जहां से मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट, ये लोग एबीसी लिख देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रिफर ऑर्थोगोनल एक्सिस। जैसे हम बात करें वेक्टर ए को अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ मैनेज कर लूं, वेक्टर बी को अगर मैं वाई एक्सिस के साथ ले लूं, और वेक्टर सी को मैं किसके साथ ले लूं? जेड एक्सिस के साथ। तो मेरे पास जो 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स? 3। उसमें कौन कौन से हैं? क्यूबिक है, टेट्रागोनल है एंड आर्थोरोम्बिक। इन तीनों वेक्टर एबीसी एक्स वाई जेड के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। आपने देखा है कि क्यूबिक, tetragonal and orthorhombic these crystal systems have alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree। और किसी क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग इसके एक्स वाई जेड के साथ मैच नहीं करा सकते। समझ में आ रहा है ना? अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हो रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर बी विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड ए इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी। तो जब सभी तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, देन यू कैन चूज वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर बी अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर सी अलोंग जेड एक्सिस। दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट फॉर 3 crystal systems: cubic,
tetragonal and orthorhombic. But for others वो एग्जैक्टली XYZ और ABC मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं पर गामा 120 आ गया तो अब क्या आप B और C को A और B को x एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हो? अगर गामा 120 है और आप जानते हो x और y एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर A को x एक्सिस के लोग साथ लेगो तो B जो है y से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना कि क्रिस्टल सिस्टम्स क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक का लेंगे तभी ये बात मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर A इज इक्वल टू AI कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू BJ कैप एंड वेक्टर C इज इक्वल टू CK कैप। ये तभी करेक्ट होगा जब क्यूबिक सिस्टम टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक लेंगे। अदर केसेस में वेक्टर ABC तो होंगे बट दे विल नॉट बी हैविंग एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। अगर I कैप, J कैप, K कैप के अलॉन्ग लेते हो मतलब XYZ कैप एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हो, ये तीन क्रिस्टल सिस्टम में होल्ड करेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही तीन क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना होता है, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C XYZ के अलॉन्ग हैं, तो आपको ये समझना है कि ये तीनों वेक्टर्स मैं क्यूबिक ऑर्थोरॉम्बिक टेट्रागोनल ये तीन सिस्टम्स में ले रहा हूं, ठीक है? और किसी अदर सिस्टम में मैं नहीं ले रहा हूं। अदरवाइज ये जो वैल्यू है ना, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्यूबिक ही पढ़ रहे हो। आपने भी देखा जितने क्रिस्टल सिस्टम्स हमने पढ़े they were maximum of them were belonging to क्यूबिक सिस्टम। आगे भी ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और MSc पढ़ लोगे या और हायर लेवल तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल चेंज हो जाएंगे, क्रिस्टल चेंज नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स जो नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, नेचर में पाए जाते हैं, दे आर representing, they are exhibiting cubic crystal system. They have crystal system in cubic category. क्यूबिक कैटेगरी का सिस्टम रखते हैं, क्यूबिक का चाहे बॉडी सेंटर रखें, फेस सेंटर रखें, सिमिलरिटी क्यूबिक के साथ है। और इसीलिए हम लोग अगर बोलें कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आप ये मान लेना कि मैं पर्टिकुलर केस क्यूबिक ले रहा हूं या पर्टिकुलर केस ऑर्थोरॉम्बिक टेट्रागोनल, इन्हीं तीनों में से है, ठीक है? अदरवाइज तो आप इसमें जान ही रहे हैं कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C तीनों ऑर्थोरॉम्बिक के अलावा या क्यूबिक ऑर्थोरॉम्बिक टेट्रागोनल के अलावा हेक्सागन में भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, किसी में भी हो सकता है ना। लेकिन ठीक है, उसको यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा है कि वेक्टर A, वेक्टर B पर 90 डिग्री है, तो समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर लैटिस की बात कर रहे हैं हम लोग। बट फिर भी वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C की ज्यादा प्रिफर करने की जरूरत है यहाँ, जिससे कि सातों क्रिस्टल सिस्टम्स का एक साथ डिस्कशन हो जाए। अदरवाइज तीन का ही करोगे तो आगे दिक्कत होगी। तो आप ये देखिए यहाँ वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ये डायरेक्शन को, इसको हमें लगता है, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको लिखूं तो डायरेक्शन का क्या नाम हो जाएगा, 4 2 बार 0, क्योंकि ओपी वेक्टर में आएगा 4A माइनस 2B। ओपी वेक्टर क्या होगा, 4 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2B प्लस 0 वेक्टर C। 0 लिखना जरूरी इसलिए नहीं है कि यहाँ जस्ट दिखा रहा हूं, जस्ट इसलिए कि ABC तीनों के कोफिशिएंट चाहिए थे, हमने दिखा दिया। और A माइनस 2B प्लस 0C, ठीक है? OC नहीं है, 0C है, तो चलो वो समझ लो इसको, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर लिखो, ABC के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं एक यूनिट सेल बनाकर कुछ डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करूंगा। आपको उसको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैंने डायरेक्शंस शो किए हैं। चलिए देखें, मिलर इंडिसेस का 4 2 बार 0 होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस, आप
आपको मैंने यहाँ बहुत सारे डायरेक्शन रेड पेन से दिखा रखे हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन देखिए ओए। ओए किस एक्सिस के अलाउंग दिख रहा है आपको? एक्स वाई जेड में। ये क्यूबिक ले रखा है, ध्यान रखना। क्यूबिक यूनिट सेल में ओए का पोजीशन वेक्टर देखो। ओए एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन। ओए एक्स जेड है। ओडी ओबी ओबी देखो। वाई जेड वाई जेड। डायरेक्ट अब इसका पोजीशन वेक्टर देखो। ओए अगर देखें, ओए को लिखेंगे हम लोग, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा 0 कॉमा ए, है ना। आप लिख सकते हो ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप। मिरर इंडिसेस में आ जाएगा 1 0 1। ठीक है। ओबी, ओबी में क्या आएगा? ओबी में देख रहे हो, ओबी का जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट ए बाई 2, जेड कोऑर्डिनेट 0। ए आई कैप ए बाई 2 जे कैप 0 के कैप। 1 1 बाई 2 0। डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 0 हो जाएगा। ओसी, ओसी इज अलोंग बॉडी डायगोनल ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप। मेलर इंडिसेज हो जाएगा 1 1 1। ओडी देखो, ओडी अलोंग एक्स एक्सिस है 1 0 0। ओई अलोंग जेड एक्सिस है 0 0 1। ओएफ है वाई जेड प्लेन के साथ और इसमें ओनली 0 1 1 होगा। फिर ओजी, ओजी का डायरेक्शन देखिए 0 0 अलोंग वाई एक्सिस है। तो सारे वेक्टर्स देख लीजिए एक बार और उसके मिलर इंडिसेस भी चेक कर लीजिए और आप बताइए कि क्या ये सब समझ में आया। डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस लिखना एक बार देख लीजिए क्लियर। एक बार चेक कर लीजिए। So here we have position vectors of different points. They are lying on the cubic unit cell. किसी वेक्टर में कोई प्रॉब्लम? सर ओबी का बताइए। ओ ओबी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है ओबी का। तो एक्स एक्सिस पर तो डिस्टेंस ए हो चुकी है ना, ए। वाई एक्सिस पर ए बाई 2, जेड एक्सिस पर 0 डिस्टेंस। यही तो पोजीशन वेक्टर लिखा है। ए आई कैप प्लस ए बाई 2 जे कैप प्लस 0 ए कैप 0 के कैप। ओके सर। बाद में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चलिए मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ डायरेक्शंस और इसमें बनाकर दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा उसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा हूं मैं। ए से ई तक डायरेक्शन ए ई। इसमें सर रेफरेंस पॉइंट ओ ही लेना है। आप सोचो क्या करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। So minus a 0 और 0 1 बार 0 0। रीजन बताएं 1 बार 0 0 लिखने का। So direction minus x क्या होगा? Yes, this direction is opposite to x-axis, opposite to plus x-axis. This is along minus x-axis, and this is anti-parallel to OD. OD के anti-parallel है, तो डायरेक्शन 1 बार 0 0 हो जाएगा। आप भी जानते हैं पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए कैप ए वेक्टर है तो ये माइनस ए होगा। ठीक है, अगर इसमें आई कैप है तो इसमें माइनस आई कैप होगा ना। एक्चुअली ओडी अगर लिखना है तो ओडी आई कैप होता है ना, ओडी। Yes sir।
आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 और जे कैप का 0, के कैप का 0, तभी तो 1 0 0 हुआ। आप ये कह सकते हो कि जिस भी वेक्टर को आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, जैसे मान लो ओडी ले लिया, ओडी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। आई कैप का ही तो कोफिशिएंट 1 होता है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है ना। जे कैप के कैप तो 0 0 है, तो 1 0 0 उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, 1 0 0 इज द डायरेक्शन ऑफ ओडी। सर ये जेड एक्सिस भी तो कट कर रहा है सर। कौन सा? सर कौन सा जेड? यही है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ना। तो पैरेलल वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होता है क्या? पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा क्या? आप ये बताओ। बताओ। पैरेलल वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा क्या? डायरेक्शन अलग। जेड एक्सिस इसका मतलब नहीं, मतलब है ये इसके अपोजिट है, पैरेलल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओडी से। चलिए ये हो गया मिलर इंडिसेज ऑफ डायरेक्शंस। ओके, क्लियर हो गया? कुछ डाउट है इसमें बताइए। डाउट है तो आप एफसी डायरेक्शन का बताइए। एफ से सी मैं वेक्टर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पूछता हूँ आपसे। आई एक्स एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वेक्टर एफसी बताओ। So 1 0 0. यस, पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज सेम मिलर इंडिसेज दिखाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स आप 1 0 0 लिखो, 2 0 0, 3 0 0 सभी अलाउड है। बस ये ध्यान रखना कि स्मॉलर नंबर्स ज्यादा बेटर प्रेफर किया जाता है। जैसे आप कहो कि 1 0 0 क्या 2 0 0 के पैरेलल है? यस पैरेलल है। 3 0 0 के भी पैरेलल है, 4 0 0 के भी पैरेलल है। बट हम लोग प्रेफर किसको कहते हैं? स्मॉलर वेक्टर्स को, जो कि 1 0 0 है। जैसे आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप, सब तो वेक्टर्स है, लेकिन यूनिट वेक्टर किसको बोलते हो? आई कैप को, है ना। उसी तरह से बेसिस वेक्टर के लिए हमको देखना पड़ता है स्मॉलेस्ट बेसिस वेक्टर, प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर्स को लेकर। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। कोई भी डायरेक्शन ले लो, इस तरह से यहां बना लो, इधर बना लो। पैरेलल वेक्टर एक देखना पड़ेगा जो कि ओरिजिन से पास करता हो। जैसे ही ओरिजिन से पास करने वाला वेक्टर मिलेगा, तुरंत उसका पोजीशन वेक्टर बना के बता दोगे। जैसे अभी मैंने एफसी की बात की, एफसी तो पैरेलल था ओडी के, ओडी के पैरेलल वेक्टर है एफसी, तो एफसी का पोजीशन वेक्टर बनाओ या फिर ओडी का, एक ही बात है। पैरेलल वेक्टर्स का मिलर इंडिसेज सेम होता है, ये ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ये डायरेक्शंस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे यहां पर लिखा भी है इंडेक्स, जैसे यहाँ 4 2 बार है। जितनी ब्लू कलर की लाइंस हैं सबका लेंथ इक्वल है, एंड वो ओपी के बराबर लेंथ दिखा रहे हैं। ओपी और ये जितने भी ब्लू कलर की लाइंस दे आर ऑल हैविंग सेम सेट ऑफ मिलर इंडिसेस। सबका मिलर इंडिसेस 4 2 बार 0 ही होगा। एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट्स है तो इसीलिए 4 2 बार लिख रहे हैं, अदरवाइज 3D में इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। 3D में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए तीनों एबीसी के कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट करने होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये गलत करा हुआ होगा कहीं पर। स्मॉल ब्रैकेट लेना नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं लेना है आपको, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग सबसे इस तरह से दिखाते हैं स्क्वायर की तरह, है ना।
स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना प्रेफर करना होगा, यूज करना है। जैसे यहाँ दिखा रखा है ना, ये वेक्टर इस तरह का होगा ओपी के लिए। हालांकि ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ तो जाने देता हूं मैं इसको, वेक्टर चेंज्ड है, लेकिन जब भी पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे उसके साथ मिलर इंडिसेज स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। यहाँ कोऑर्डिनेट है इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना एबी का, ए और बी का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। कॉमा जहां लगा रहेगा आप समझ लेना कि मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट, और हमारे में कोऑर्डिनेट नहीं चल रहा है। हमें लिखना है कोफिशिएंट्स और वो भी कोफिशिएंट स्क्वायर ब्रैकेट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या लिखते हैं? एक्स बाई ओ ए प्लस वाई ए बाई ओ बी इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं या कुछ और फॉर्मेट आप जानते हो? y इक्वल टू mx प्लस c। अरे वो तो अलग बात है, एक और जिसमें इंटरसेप्ट हो वो वाला बताओ। y इक्वल टू mx प्लस c नहीं, इसमें x y z दोनों तीनों एक्सिस का इंटरसेप्ट इन्वॉल्व हो। मान लो x एक्सिस पर कोई लाइन है तो a पॉइंट से जा रही है, ओरिजिन o है, यहाँ b से जा रही है, तो इसका लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x बाई ओ ए प्लस वाई बाई ओ बी प्लस जेड बाई ओ सी यही होगा। अगर प्लेन का इक्वेशन बताओगे तो लाइन में तो दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो ही एक्सिस होनी चाहिए। प्लेन का भी बना देता हूं मैं। प्लेन एबीसी का इक्वेशन और लाइन एबी का, लाइन एबी और प्लेन ओबीसी एबीसी लाइन जो होगी वो ए बी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है, और प्लेन इन तीनों को, ए को बी से, बी को सी से, सी पॉइंट यहाँ है। सो ओ ए ओ बी क्या है? दीज आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसलिए इंटरसेप्ट्स के टर्म में अगर बात करें, एक्स अपान इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस प्लस वाई अपान इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है लाइन का। आपने इस फॉर्मेट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक्स अपान ओ ए प्लस वाई अपान ओ बी इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट के टर्म में। हालांकि वहां आप लोग इसको ए लिखते थे, इसको बी लिखते थे, ए बी को मान लेते थे इंटरसेप्ट, वो लेंथ होती थी ए, यहाँ बी, है ना। तो मैं ए और बी नहीं दिखा रहा हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं? मैं ओ ए और ओ बी, हो सकता है ओ ए में 2a हो सकता है 3a हो, इसीलिए मैं ओ ए को ए नहीं बोल रहा हूं। कि जरूरी नहीं है ना कि मेरा प्लेन हमेशा या मेरा लाइन हमेशा ए डिस्टेंस से पास करे। 2a 3a 4a 5a 6a किसी भी नंबर से पास कर सकता है ना ए की टर्म में। वहां मैथमेटिक्स में पढ़ते थे तो ए लिखते थे, कोई भी डिस्टेंस होती थी ए लिखते, बट हियर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मल्टीपल ऑफ ए, डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बी। ओबी जो होगा उसमें भी 2b 3b 4b 5b कुछ भी हो सकता है ना। तो लाइन का इक्वेशन में हमें दो कोऑर्डिनेट्स रखना है, दो इंटरसेप्ट्स रखना है। इससे इसमें मैंने बोला आपको कि आप ओ ए लिख लीजिए, आप ओ बी ले लीजिए। अब जैसे यहां पर मैं अगर पॉइंट्स बना दूं तो बता सकते हैं आप ओ ए कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए? तो 4a, ओ बी कितना होगा? 3a, 4b, 3b, बी बी, ओ सी 2c, चलिए ये पॉइंट्स मैंने लैटिस पॉइंट्स लिखा दिए। तो आपको ये प्रेफर करना होगा कि मुझे लाइन का इक्वेशन लिखना है या प्लेन। लाइन का इक्वेशन 2D में, प्लेन का इक्वेशन 3D में। प्लेन वाले में x अपान ओ ए प्लस वाई अपान ओ बी प्लस जेड अपान ओ सी इक्वल टू 1 होगा। ओ ए ओ बी ओ सी इंटरसेप्ट्स हैं,
प्लेन के एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर 1/1 रिस्पेक्टिवली। आप इसको देखिए, यहां पर क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर? ओए ओबी ओसी तीनों इंटरसेप्ट। मैथमेटिक्स में ये काम करते हैं हम लोग, ये फिजिक्स का काम नहीं है, मैथमेटिक्स का काम है। जस्ट रिवीजन एक तरह से मैंने कराया आपको कि मैथमेटिक्स में प्लेन और इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरह से लिखा जाता है। आप बेटर जानते हो इसको। फिजिक्स पढ़ा हुआ है इसलिए ये मत सोचना कि मैथमेटिक्स काम नहीं आएगा। मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है सीखना। इसलिए उसको हमें छोड़ना नहीं है, सीखे रहना है, लर्न करके प्रैक्टिस करके अच्छे से। चलिए अब आगे चलें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर। मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। अभी ये ध्यान रखना, OA इक्वल टू 4A, OB इक्वल टू 3B, OC इक्वल टू 2C। ठीक है, याद रखना, ये हमें अभी जरूरत पड़ेगी। मैं लिख देता हूं अच्छा इसको, 4A OB EB OC 2C। जस्ट एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया 4A 3B 2C। नाउ इन क्रिस्टलोग्राफी, हम लोग क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इन क्रिस्टलोग्राफी वी यूज मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस में कौन कौन से मिलर इंडिसेस हैं? एक का नाम है H, एक का नाम है K, एक का नाम है L। HKL ये स्टैंडर्ड है, HKL। सो वी यूज मिलर इंडिसेस HKL टू डिफाइन ए सेट ऑफ प्लेन। किसी भी सेट ऑफ प्लेन को लिखने के लिए हमें 3 इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी, HKL। तीनों इंडिसेस इंटीजर्स होंगे। These indices are integers and इनको लिखने के लिए हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? ये कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो ना आप कई बार, एंड क्या बोलते हैं उसको? पैरेंथेसिस। स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज करना है आपको प्लेन के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था तो क्या लिखा था? डायरेक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट्स प्लेन। तीनों में HKL जो लिखोगे, तीनों में कोई कॉमा नहीं लगाना है। HKL लिखते समय अगर यहाँ HKL लिखा है तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ HKL लिखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ HKL विदाउट कॉमा ये डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस हैं। H x एक्सिस का है, K y एक्सिस का है, L z एक्सिस का है। या कह सकते हो H A के अलोंग, K B के अलोंग, L C के अलोंग मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट। प्लेन के लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट, डायरेक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करना है और कभी इनमें कॉमा नहीं लगाना है। ध्यान रखना, कॉमा नहीं लगाना। कॉमा लगाने से ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने लगेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिलर इंडिसेस। स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में प्लेन को रिप्रेजेंट करना। चलिए बात करते हैं प्लेन कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो HKL आर मिलर इंडिसेस। क्लियर हो गया? मिलर इंडिसेस आर HKL एंड दीज आर रिलेटेड विद द इंटरसेप्ट्स OA। OA के साथ रिलेटेड है H, OB के साथ K एंड OC के साथ कौन सा रिलेटेड है? L। फिर से एक बात देख लीजिए, OA, OB, OC, these are 3 intercepts. HKL, these are 3 middle indices. OA is related with H, H is related with OA. H का OA से, OA का H से रिलेशन, OB का K से, K का OB से रिलेशन है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ रिस्पेक्टिवली रिलेटेड है। OA is related to H, OB is related to K, OC is related to L। ये अलग अलग रिलेशन है इनका। मतलब H के कैलकुलेशन में OA का यूज, K के कैलकुलेशन में OB का एंड L के कैलकुलेशन में OC का यूज। ठीक है,
तो क्रिस्टलोग्राफर का नाम है मिलर। मिलर एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश अंग्रेज है। 1947, 48, 49 के अराउंड उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करना है तो 3 इंडिसेस लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बिना कोई कॉमा पुट किए प्लेस कर दीजिए, ठीक है। विदाउट एनी कॉमा यू हैव टू प्लेस दिस HKL indices in a small bracket parenthesis, okay. So they are related to OA, OB, OC intercepts, okay, intercept से related। इसको कैलकुलेट करने का मेथड सबसे सिंपल है। किसी भी प्लेन, मान लो OA, OB, OC प्लेन के इंटरसेप्ट्स हैं, तो कोई प्लेन होगा, मान लो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, या वेक्टर A को वेक्टर B एक्सिस को, ये वेक्टर A एक्सिस हो जाएगा, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। OA, OB, OC इन इंटरसेप्ट मिल जाते हैं x, y, z एक्सिस पर, ओके। ये ध्यान रखना, मैं जब भी प्रीफर करता हूं, मैं क्यूबिक क्रिस्टल्स की ज्यादा बात करता हूं, इसीलिए मैं x, y, z एक्सिस लिख दे रहा हूं, ओके। मैं ये मानते हुए कि वेक्टर A इज अलोंग x एक्सिस, वेक्टर B अलोंग y एक्सिस, z अलोंग c, ठीक है। मिलर इंडिसेस लिखते समय मैं स्पेशली क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोजोमेट्रिक को ही फोकस करता हूं, क्योंकि वही आपका कोर्स है, इसीलिए मैं x, y, z एक्सिस एक्चुअली लिख दे रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मुझे लिखना होता था वेक्टर A एक्सिस, वेक्टर B एक्सिस, वेक्टर C एक्सिस, कोई बात नहीं। हमें 90-90-90 एंगल वाले क्यूबिक सिस्टम, ऑर्थोगोनल और टेट्रागोनल पर ही ज्यादा फोकस करना है। तो एक्स वाई जेड पर इंटरसेप्ट मिल गया। अब OA में क्योंकि A है इसलिए इसको A से डिवाइड कर नंबर लाना है। जैसे मान लो मैंने 4A लिया था ना, मैंने OA की वैल्यू 4A ली, तो डिवाइड बाय A। OB मैंने क्या लिया था 3B, 3B को डिवाइड कर दो B से। OC को लिया था 2C, C से डिवाइड कर दो। टू गेट द फैक्टर्स ऑफ ABC, ABC का फैक्टर पाना है तो आपको क्या करना है, OA को A से, OB को B से, OC को C से डिवाइड कर देना। OA is divided by A, OB is divided by B, and OC is divided by C, so that we get this factors or coefficients, ठीक है। फैक्टर या कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा इस तरह से, क्लियर। OA, OB, OC का फैक्टर हमें मिल जाएगा। नाउ कैलकुलेट द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लीजिए। OA का जब फैक्टर क्या मिला था 4 मिला था ना, इसका 3, इसका 2, रेसिप्रोकल ले लीजिए। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/4, 1/3 एंड 1/2। पहला स्टेप है OA, OB, OC कैलकुलेट कीजिए, फिर ABC से डिवाइड कर दीजिए, OA को A से, OB को B से, OC को C से। उसके बाद रेसिप्रोकल ले लीजिए। देख रहे हैं ना रेसिप्रोकल क्या मिला, 1/4, 1/3, 1/2। यहां तक 3 स्टेप समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में इंटरसेप्ट्स कलेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिट सेल देखिए, प्लेन देखिए, प्लेन का इंटरसेप्ट देखिए। इंटरसेप्ट में OA आ जाएगा, जैसे मान लो 4A ले लिया, OB आ गया 3B, OC आ गया 2C। फिर कह रहे हैं कि ABC से डिवाइड करना है। ABC से डिवाइड करोगे तो A से कट जाएगा, B से कट जाएगा, C से कट, फिर रेसिप्रोकल लेना है 1/4, 1/3, 1/2। क्लियर, यहां तक का 3 स्टेप क्लियर है। अब चौथे में क्या करना है, 4, 3 और 2 जो कि डिनोमिनेटर्स हैं, 4, 3, 2, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 4, 3, 2 का 12। So we have to multiply these 3 reciprocals by 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 into 1/4, 12 into 1/3, 12 into 1/2, कितना आया 3, 4, 6। स्मॉल ब्रैकेट यूज करो विदाउट पुटिंग कॉमा। आप कहोगे कि जो प्लेन ABC था, ABC प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या आया, ABC प्लेन का मिलर इंडिसेस 3, 4, 6। इतना सिंपल है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आपको जस्ट 3 मिलर इंडिसेस निकालने हैं HKL, उनको रिलेट किससे करना है, इंटरसेप्ट OA, OB, OC। मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, इसको मैं अगले पेज पर थोड़ा बताऊंगा एक्सप्लेन करते हुए, फिर से इसका एक कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। आप मेथड नोट कर रहे हो, नोट कर लीजिए। सिंपल प्रोटोकॉल है, सीक्वेंस है, स्टेप्स ओनली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं।
only 4 steps involve करना है. First of all, you have to calculate OA, OB, OC in terms of ABC. Then you have to divide OA by A, OB by B, OC by C. Then calculate the reciprocals. And last one is multiply by LCM. Why? If reciprocals are fraction. अगर reciprocal fraction में आ रहा है तो convert fraction into integers, multiply by LCM of denominator. LCM of denominator से multiply कर. Okay. Thus we get a set of t integers. अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का जो प्लेन हमने लिया था, एग्जांपल ले लेता हूँ साइड में यहाँ. और प्लेन ABC OA is equal to 4A, OB is equal to BB and OC. प्लीज म्यूट कर लीजिए. डिवाइड बाय ABC. ABC से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पहले तो इंटरसेप्ट लिखा, फिर ABC से डिवाइड आएगा 4, 3, 2. लेना है रेसिप्रोकल 1/4, 1/3, 1/2 मल्टीप्लाई बाई LCM. ये आ गया 3, 4, 6. एग्जाम्पल इसका नोट कर लेंगे कि क्वेश्चंस में यूज करना होगा. पहले एक बार एटलीस्ट जो इमेज दिखाया था उसका तो कैलकुलेशन करना बनता है. सर यस, बताएं. सर अगर हम रेसिप्रोकल लेने से पहले वाले स्टेप में ही छोड़ देते सर, जैसे 4, 3, 2, तो सर तब डायरेक्शन आ जाते ना. फिर से बोलिए. सर जैसे हमने रेसिप्रोकल लिया है 4, 3 और 2 का, 1/4, 1/3 और 1/2, तो सर अगर हम रेसिप्रोकल ना लेके 4, 3, 2 लिखते तो सर वो डायरेक्शन दिखाता. फिर किसका डायरेक्शन होता है ये बताओ? प्लेन का डायरेक्शन होता है? सर लाइन का. कौन सी लाइन का? सर मतलब जो वेक्टर्स हम दिखाना चाह रहे हैं उनका. कहाँ मैंने दिखाया है? मैंने दिखाया था इमेज में कोई वेक्टर? नो सर. नो सर. यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ. मिलर इंडिसेस MI इज इक्वल टू 3, 4, 6. ये तो मेरा आंसर आया. अभी मैं आपकी बात को कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने पूछा है कि अगर मान लो 3, 4, 6 ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं. अगर मान लो इस कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो उस पर भी मैं बात करता हूँ. ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो मैं OA, OB, OC ये 3 कोऑर्डिनेट है ना, तीनों कोऑर्डिनेट रखने वाला कोई पॉइंट ले लेता तो ये क्या 4, 3, 2 स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता, लेकिन उस पॉइंट का रिप्रेजेंट करता जिसका कोऑर्डिनेट 4A, 3B, C होता है ना. कोई कोऑर्डिनेट होगा ना 4A, 3B, 2C. मिलाओगे उस पॉइंट को, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा 4A, 3B, 2C. उसका पोजीशन वेक्टर 4A I कैप प्लस 3B J कैप प्लस 2C K कैप होगा और उसके लिए मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन हो जाएगी 4, 3, 2. ठीक है, 4, 3, 2 हमेशा उसका डायरेक्शन रहेगा. वो तो जैसे डिस्कस किया वैसा तो होगा ही. आपको तो पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट्स हैं. यहाँ इंटरसेप्ट्स हैं, ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा इसको भी. So we have HKL. These 3 integers are actually known as Miller indices and they are represented by HKL, small bracket parenthesis without comma. ये मैंने आपको बता दिया. एग्जाम्पल भी एक ले लिया. अगर मैं OA वेक्टर का पोजीशन मिलर इंडिसेस चाहूँ डायरेक्शन का, OA वेक्टर का डायरेक्शन, तो क्या लिखोगे OA का डायरेक्शन?
ओ ए का डायरेक्शन क्या होगा? 400 यस सर 100 लिखो या 400 एक ही बात है, 400 भी ठीक है। ओबी का 030, 030, ओसी का हो जाएगा 002, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट बता दो जाएगी। दीज आर द डायरेक्शंस ओए ओबी ओसी। देन वेक्टर जैसा है, अगर वेक्टर जानते हो तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट है तो पूछ भी लीजिए अपना, क्योंकि अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा और क्वेश्चंस में आपको एक एक करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में भी आए हुए मिलेंगे। सर इसमें बीए का डायरेक्शन क्या होगा सर? बीए को हम कैसे नोट क्या? करें? बीए बीए यस सर। बीए का वैल्यू हो जाएगा ओए माइनस ओबी। वेक्टर बीए क्या होगा? ओबी ओए माइनस ओबी होगा ना। ओए क्या है? 4a माइनस 3b, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 0, 4 3 बार 0। कॉन्सेप्ट तो वेक्टर का नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना, वेक्टर तो वैसा ही रहता है जैसा पढ़ते हैं हम लोग पहले। वेक्टर बी ए इक्वल टू ओए माइनस ओबी, तो पोजीशन वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आप जानते भी होंगे, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट है। यस ए बी लिखना होगा तो ए बी लिखना होगा तो लिखोगे ओबी माइनस ओए, बी ए लिखना है तो ओए माइनस ओबी, बात तो वही है, अपोजिट सेंस में आएगा। ओए ओबी दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए बी लिखना है तो ओबी माइनस ओए, ए बी लिखना है तो ओबी माइनस ओए, बी ए लिखना है तो ओए माइनस ओबी है। यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो भी मैंने यहाँ नीचे बता रखा है? यस सर। और इमेज आपने यूनिट सेल में बना ही रखा था, यूनिट सेल सॉरी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए प्लेन एबीसी तो बना ही रखा था पहले ही पेज पर आपने, ये ध्यान रखना। इस वाले पेज की बात कर रहे हैं, इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। स्टेप्स पढ़ा, स्टेप्स को अप्लाई किया, अप्लाई करके हम लोग इस तरह से मेथड को सीख रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक इमेज दिखाया है, इस इमेज में एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखिए। ओए कितना होगा देखिए, ए प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर एक्स एक्सिस को, पॉइंट बी पर वाई एक्सिस। क्या प्लेन जेड एक्सिस पर इंटरसेक्ट रख रहा है? नहीं सर। मैथमेटिक्स नो, द प्लेन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के साथ पैरेलल, तो पैरेलल है तो क्या इंटरसेप्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा सर, है नहीं होगा। अगर ट्रेन के एक पटरी ऐसे जा रही है, एक पटरी ऐसे जा रही है, ट्रेन की पैरेलल पटरियां जाती है ना ऐसे, कहाँ ज्वाइन होती है दोनों मिलकर, दोनों जाके कहाँ ज्वाइन होती है? हाँ फाइनाइट पर ट्रेन कौन ले जाएगा? आप, मैं, ड्राइवर, कंडक्टर, कौन ले जाएगा? कौन सा पायलट आएगा जो बोलेगा कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक टिकट काट रहा हूँ, बैठो सब लोग। सर पैरेलल लाइंस तो कभी ज्वाइन ही नहीं होगी, कभी ज्वाइन ही नहीं होंगे, कभी नहीं ज्वाइन होती, तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी पर। जो कभी नहीं मिलते हैं, कभी ज्वाइन नहीं होते, वो इन्फिनिटी पर मिलते हैं। पता है ना आपको, ये कॉन्सेप्ट कभी सुना था? जो कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। इन्फिनिटी कहाँ है? देखा है इन्फिनिटी? नहीं देखा। कहाँ है इन्फिनिटी? ऐसा लगता है कि जो आकाश है और जो पृथ्वी है ये भी पैरेलल हैं, लेकिन कहीं तो जाके मिलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पेस, क्या बोलते हैं? होराइजन्स पर, यस। तो बस उसी तरह से हम लोग बोल देते हैं, और होराइजन जितना आगे जाओगे उतना ही और आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरसेप्ट है वो पैरेलल प्लेन के लिए, पैरेलल प्लेन और पैरेलल एक्सिस जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक्सिस और प्लेन, उसमें इन्फिनिटी लेना है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी।
और इसलिए यहाँ प्लेन का मिलर इंडिसेस 110 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज डायरेक्ट इंटीजर से मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो ये प्लेन, देखो प्लेन में ए पॉइंट कहाँ है, जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें ए पॉइंट है ये, और बी ओसी क्या है, ओबी ओसी, दे आर इनफाइनाइट बिकॉज द प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड प्लेन इज आल्सो पैरेलल टू जेड एक्सिस। प्लेन जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल है, इसलिए इसका मिलर इंडिसेस ओनली ए बाई टू जो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस है उसी पर डिपेंड करेगा। ए बाई टू है तो 200। देख लीजिए एक बार, मैंने इस सेकंड वाले एग्जांपल को पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, आप स्टेप्स इन्वॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देखिए रियलाइज होगा कि हाँ ये तो करेक्ट है, रियलाइज हो जाएगा आपको। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हमने ट्राई किया। आगे मैंने एग्जांपल्स का एक पूरा लिस्ट ले रखा है, एग्जांपल्स का लिस्ट मींस इमेजेस दिखा रखी हैं, उसको आपको ट्राई करना है। तो नाउ वी हैव इमेज ए, इमेज बी, सी, डी, ई, या कहीं गूगल से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। मिलर इंडिसेस ऑफ दिस फर्स्ट प्लेन बताना कौन सा होगा, क्या होगा इसका, देखते जाइए। और अब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लेन देखिए, मिलर इंडिसेस बताइए। इतनी अच्छी तरह प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि प्लेन देखते ही मिलर इंडिसेस 100 100, yes. Next one, second. 200, yes. तीसरा -100 A बार 00 ए बार क्या होता है, ए बार नहीं रहेगा, इंटीजर्स बोलना, इंटीजर्स। वाई एक्सिस को निगेटिव में कट कर रहा है -a डिस्टेंस पर, क्लियर दिख रहा है। तो हियर थर्ड वाले इमेज में यूनिट सेल के साथ वो प्लेन नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आ जाएगा। ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन यहां, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट ए यहां पर है, यहां पर पॉइंट बी हो जाएगा ओबी, और सब तो इंफिनिटी है, ओए ओबी जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसकी बात करेंगे। यहाँ पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बी। ये वाला बताइए कौन सा प्लेन होगा, 110 करेक्ट, 1 1 0। नेक्स्ट देखो 111 111 चलो तीसरा भी देख लो, 230 3 2 इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेना नहीं छोड़ना है, लेना है उसको। ये वाले में ए 230 ये हो गया 111। थर्ड वाले, लास्ट वाले का क्या है, 321 321 3 236 326 2 3 236 हाँ 236 236। सर ये 6 कहाँ से बताओ आया? बताओ। 6 कहाँ से आया? सी पॉइंट तो हमने इसमें कंसीडर किया ही नहीं। आप मेथड को अप्लाई करो, a/3 है, a/2 है और c है, या c या मतलब a ही ले लो, a ले लो, जेड एक्सिस वाला a डिस्टेंस क्यूबिक है सारे, अगर क्यूबिक है तो a हट जाएगा, 1/3 1/2 1 जैसे यही आएगा ना,
यस हाँ यस सर। ये आएगा। फिर एलसीएम, चलो ठीक है, ये तो मिलर इंडिसेस निकालना आया, रेसिप्रोकल लो 3 to 1, यही आएगा। यही आएगा सर, 3 to 1 ही आएगा। तो 2 3 6 कौन बोल दिया? 2 3 6 किसी ने तो बोला है ना आपके बीच में से किसी ने। हाँ देख लो क्या मिस्टेक है, रेसिप्रोकल नहीं लिया या रेसिप्रोकल 2 बार नहीं लिया लग रहा है। अरे जिसने गलती की वो एक्सेप्ट कर लो भाई। यस सर, मैंने बोला। कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। ये मिस्टेक यहाँ नहीं करोगे तो क्या एग्जाम में करोगे क्या? एग्जाम में मत करना, यही कर लो। जो मिस्टेक्स करनी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, सब यहाँ पर करके देख लो। ऐसा ज्यादा क्या होगा, 2-10 मिनट लेट हो जाएगा क्लास। एक टॉपिक को समझने में 10-5 मिनट टाइम लग सकता है, लग रहा है, देख रहे हो। अब कुछ क्वेश्चन सब लोग जैम के एग्जाम्स के सॉल्व करेंगे, देखें चले। जैम 2017 क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको सॉल्व करो और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ। मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ ये आप। पहला आंसर गलत, श्रीराम नवल। श्रीराम नवल का आंसर गलत हो गया। अभय पांडे एग्जैक्टली करेक्ट। अभय पांडे, शिवानी करेक्ट है, आर्गदीप चौधरी करेक्ट, सागर हुड्डा करेक्ट, कपिल गहलोत, भारती, सबका करेक्ट है। ऑप्शन ए ऑप्शन यस। मेथड वही है, आप चाहो तो चारों स्टेप्स एक एक करके अप्लाई करो। एक 2 मिनट 3 मिनट टाइम अगर लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मार्क्स लेना है ना। मार्क्स लेना है तो a by 2, 2a by 3, ए हटाओगे तो 1 by 2, 2 by 3। रेसिप्रोकल जरूर लेना। पता चला रेसिप्रोकल लिए बिना रेशियो निकालने लगे, गड़बड़ हो जाएगी फिर, समझ लेना। जैसे पिछले में अभी 2 3 6 आया था, वैसा ही रेसिप्रोकल लेना जरूरी है। रेसिप्रोकल ले लो, 1 2 3 by 2, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 2 है एलसीएम, 2 4 3। मेथड तो आपका वही है, 4 स्टेप्स, ओनली 4 स्टेप। चारों स्टेप्स को एक एक करके याद रखो। एबीसी में इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट को एबीसी से डिवाइड करना है, फैक्टर मिल जाएगा, या डायरेक्ट फैक्टर ही ले लो। एबीसी हटा के पहले फैक्टर ही ले लो तो एक स्टेप और फिर कम हो जाएगा आपको, ठीक है। जैम 2017 का क्वेश्चन बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2019। जो प्लेन लिखा है उस प्लेन को रिकॉग्नाइज करो, इसलिए मैंने रिकॉग्नाइज करने वाला भी क्वेश्चन दिखाया, आपको सॉल्व करवा दें। रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा प्लेन 101 है। वन 101 plane is represented in option, which option? Yes, सबका करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपको मैं पूछूं कि ऑप्शन डी में कौन सा प्लेन प्रेजेंट है? किस प्लेन को ऑप्शन डी में दिखाया गया है? कैन यू रिकॉग्नाइज दैट प्लेन? ये ऑप्शन में दिए गए प्लेन को पहचान सकते हो? हाँ, 011 0 0 0 1 0 0 011 0 1 1 तो नहीं, 110
ओरिजिन कहाँ है ये बताओ पहले। ओरिजिन कहाँ है? डी ऑप्शन में ओरिजिन कहाँ दे रहे हो आप? हैं? 001 मतलब 00Z। नहीं भाई नहीं, डी ऑप्शन में आप ये देखना है कि एक्स वाई जेड जहां ज्वाइन होते हैं वही तो ओरिजिन होता है। एक्स वाई जेड जहां पर ज्वाइन होंगे वो ओरिजिन होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यस सर। तो इंटरसेप्ट क्या होगा उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड एक्सिस पर? कितना इंटरसेप्ट है इस प्लेन का? गिवन प्लेन का इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड एक्सिस पर बताओ। तो 000। क्या होगा इंटरसेप्ट इसका? फिर मिलर इंडिसेस क्या होगा? तो अगर कहीं पर इंटरसेप्ट 000 आएगा तो इन्फिनाइट आ जाएगा। दैट इज नॉट एप्लीकेबल। वो एप्लीकेबल नहीं है। इंफिनिटी इंफिनिटी वर्ड लिखना इस कॉन्सेप्ट में गलत होगा। इस कॉन्सेप्ट में हमारा इंफिनिटी 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 लिखना इंटरसेप्ट 0 लेकर ये गलत होगा। तो इस ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां इंटरसेप्ट 0 हो और उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट आने वाला हो, मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट आने वाला हो, तो आपको ऐसे केसेस में पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस लिखना पड़ेगा। जैसे होता ना कि हमें जिसके घर का पता नहीं पता होता उसके घर के बगल वाले का घर बोल देते हैं, यानी वो शर्मा जी के बगल जो घर है उनका, मतलब आइडेंटिटी क्या हुई? पैरेलल जिसका घर है, नेबरहुड में जिसका घर है। तो नेबरहुड में जो इसका पैरेलल प्लेन होगा वो इसकी आइडेंटिटी बता सकता है। इसकी आइडेंटिटी बताने में उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल में कोई प्लेन होगा उसकी इसकी आइडेंटिटी मान लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पैरेलल में प्लेन कैसा होगा। मान लो कि ये पैरेलल का प्लेन होता। पैरेलल प्लेन को मैं रेड एक्स थोड़ा वाई एक्सिस को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। वाई यहां पर है, रेड पेन से इसको कर देता हूं। ये पैरेलल प्लेन दिख रहा है आपको? यस सर। उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस बताओ। विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेम ओरिजिन नाउ कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। रेड कलर से जो प्लेन मैं शो कर रहा हूं इसका मिलर इंडिसेस बताइए विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेम ओरिजिन। सोचिए क्या क्या होगा इंटरसेप्ट इसका। क्या होगा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, जेड का? इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट होगा इसका मिलर इंडिसेस। भाई मैं बता दिया इंफिनिटी यूज नहीं करना है कभी भी। इंफिनिटी यूज नहीं करना है। अगर मिलर इंडिसेस में इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट यूज ही नहीं करना है। हमेशा सतर्क रहेंगे। इनफाइनाइट आएगा तुरंत पैरेलल प्लेन की आइडेंटिटी बता देना है। जीरो 1 0। चलिए अब इस प्लेन के लिए आपको बताना है OA। ये ओरिजिन है। OA कितना होगा? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस OB। अरे इस प्लेन को आप देखो कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा? जो प्लेन अभी ड्रॉ किया है रेड कलर वाला वो कहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर। कहां पर? माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना? यस सर। माइनस ए जाएगा माइनस ए पर। यस सर।
माइनस ए, वाई एक्सिस को कहाँ ले जा रहा है? प्लस ए। कहाँ पर? उसका तो दिख ही रहा है पॉइंट, प्लस ए। यस, जेड एक्सिस के पैरेलल है 0 इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा, 0 नहीं होगा। तो यस सर, यस। अब इसका मिलर इंडिसेस बताओ। वन बार 1 0 1 बार 1 0। मिलर इंडिसेस यहाँ पर नीचे लिख देना विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ के रिस्पेक्ट में मिलर इंडिसेस है ये। तो आप ये जान लेना कि पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस सेम होता है, तभी तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर पाओगे ना। पैरेलल प्लेन का मिरर इंडिसेस सेम होता है, इसलिए जब भी ओरिजिन से कोई प्लेन पास करे तो पैरेलल प्लेन की आइडेंटिटी इस प्लेन की आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर? क्या बात बोली मैंने? मैंने कहा कि अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करे तो इंटरसेप्ट 0 लेने की कोई जरूरत नहीं। उस केस में मिलर इंडिसेस में इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आपको हमेशा कोई पैरेलल प्लेन लेना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए। मैं हमेशा लिखूंगा फैमिली ऑफ प्लेन, लिखूंगा कि 1 0 0 फैमिली ऑफ प्लेन या सेट ऑफ प्लेन। सेट ऑफ प्लेन कहने का मतलब है देयर विल बी पैरेलल प्लेन्स। इस तरह से पैरेलल प्लेन होंगे, सबकी आइडेंटिटी एक ही रहेगी। जैसे मान लो एक 1 0 0 है तो दूसरे का नाम भी 1 0 0, तीसरे का नाम भी 1 0 0 है। ठीक है? 1 0 0 फैमिली के प्लेन सब एक साथ पैरेलल खड़े रहेंगे, एक साथ एक जैसे ओरिएंटेशन रखते हुए। ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्लेन्स विल बी सेम। अब आपको मैं इसमें एक बोलता हूं, एक कॉन्सेप्ट और है। एक कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा कि पैरेलल प्लेन की आइडेंटिटी बता दो, एक मैं कह रहा हूं कि ओरिजिन ही चेंज कर दो। ओरिजिन ऑलरेडी आप जो चूज करते हो, ओरिजिन क्या होता है? वो आर्बिट्रेरी ओरिजिन होता है। ऑलवेज आप जो ओरिजिन लोगे that will be arbitrarily chosen. So now Miller indices with respect to O prime बताओ। with respect to O prime, origin O prime पर ले आया, उसका Miller indices क्या होगा? सेम प्लेन का। डायरेक्ट कैलकुलेट करो, अब इंटरसेप्ट नहीं जरूरत है मुझे। आप बताओ व्हाट इज द Miller indices ऑफ द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब जो ग्रे कलर का प्लेन है, वही जो ग्रे कलर का प्लेन दिखाया है। मैंने आपको बताया ना कि पैरेलल प्लेन की आइडेंटिटी बता दी विद रिस्पेक्ट टू सेम ओरिजिन, and now shift the origin and then calculate the Miller indices. ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया O से O प्राइम पर। अब बताओ मिलर इंडिसेस। भाई अब तो ये एक्सिस हो गया ना, एक्स यहाँ वाई, एक्स ये हो गया, ये वाई हो गया है? अभी भी तो वही रहेगा मिलर इंडिसेस की कुछ और आ रहा है? नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट हाँ सेम है, सेम रहेगा। यस। ओरिजिन चेंज करने पर O से O प्राइम पर हमारे पास जो प्लेन है उसका मिलर इंडिसेस, जो ओरिजिनल प्लेन था, पैरेलल प्लेन नहीं, ओरिजिनल प्लेन ग्रे कलर वाला, उसके मिलर इंडिसेस में सेम इंटीजर्स आ रहे हैं, 1 बार 1 0। देख लीजिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में एक ऑप्शन, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना था तभी ये निकलेगा। वैसे तो इस ऑप्शन इसकी जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन बी तो वैसे ही मिल रहा था, आपको समझ में आ रहा था। कोई बात नहीं, सीख लीजिए। आइदर शिफ्ट द ओरिजिन और कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस ऑफ पैरेलल प्लेन। ये 2 पॉइंट्स याद रखोगे। माइनस से कैसे आया एक बार बताओ। ओरिजिन से अभी ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा है क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट कि किधर पॉजिटिव एक्सिस होता है प्लस एक्स और किधर माइनस होता है नेगेटिव एक्स? ये प्लस एक्स एक्सिस है ना, ओरिजिन से आगे की तरफ प्लस एक्स होगा, ओरिजिन के पीछे की तरफ माइनस एक्स होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ओरिजिन से
आगे की तरफ पॉजिटिव होगा प्लस एक्स, और पीछे की तरफ अगर कट करेगा तो माइनस एक्स नहीं होगा। ओ प्राइम से ओ की डिस्टेंस माइनस एक्स, माइनस के डिस्टेंस है, ओ प्राइम से ओ की डिस्टेंस माइनस एक्स टाइप हो गया ना। ये नॉर्मल जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन तो यही है ना हमारा, एक्स एक्सिस के आगे पॉजिटिव, ऊपर वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव, सामने जेड है या ऊपर ही होगा। ये ध्यान देना, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यही लेते हैं ना हम लोग। हाँ तो यही तो लेना था आपको। सर जब प्लेन शिफ्ट किया ना, उस वाली कंडीशन में पूछ रही हूँ। प्लेन शिफ्ट किया तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप? ओ के रिस्पेक्ट में? यस सर। ओ के रिस्पेक्ट में तो तभी तो एक्स एक्सिस पीछे ही गया, तभी तो बैक साइड में ही जाएगा ना एक्स एक्सिस, और आगे बढ़ के ये कट करेगा यहाँ माइनस ए पर। एक्सटेंशन पता है कि नहीं पता है कभी? या इस तरह से एक्सटेंड, इसी प्लेन को एक्सटेंड करके आप कैलकुलेट करोगे। हाँ नहीं तो समझ में आ रहा है ये बात जो मैंने अभी बोला? अरे भाई यहाँ सर प्लेन को एक्सटेंड करके देखना है। हाँ भाई, प्लेन ऐसा नहीं है कि केवल एक यूनिट सेल में होगा, वो प्लेन 3 डायमेंशनल पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा, पूरे क्रिस्टल के अंदर अवेलेबल है वो प्लेन। आप तो बस उसको एक यूनिट सेल में दिखा रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि वो प्लेन यूनिट सेल में ही है, दैट इज बियॉन्ड दैट यूनिट सेल। उस यूनिट सेल के बियॉन्ड भी वो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? यस सर। सर ये पैरेलल प्लेन जो है वो एक्सजेट प्लेन में भी तो ले सकते थे। इसमें ले सकते थे, -y डायरेक्शन में भी ले सकते थे। यस 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 यस, उस बात को अब मैं बोलने जा रहा था। आपने सही किया, अच्छा किया जो बोल दिया। ठीक है, आप ये बोलते कि मैं इस ओ प्राइम को क्यों कंसीडर करूं, आप बोल सकते थे, आप ओ यहां ले सकते थे, ओ डबल प्राइम। तो मिलर इंडिसेस अगर मान लो ओ प्राइम पर, भाई ओरिजिन प्लेन पर नहीं होना चाहिए, बस यही तो हमारा है ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है विथ मिलर इंडिसेस विथ रिस्पेक्ट टू ओ डबल प्राइम। बताइए, ओ डबल प्राइम के रिस्पेक्ट में सेम ग्रे वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, ग्रे वाले प्लेन की मिलर इंडिसेस क्या होगी अगर ओरिजिन शिफ्ट करके ओ से ओ प्राइम ना लेकर ओ डबल प्राइम ले जाए। ओ डबल प्राइम पर ले जाइए ओरिजिन को और बताइए। बात समझ रहे हो आप? मैंने ओ से ओ डबल प्राइम ले लिया, जो कि ओ डबल प्राइम पॉइंट से ही रेड वाला प्लेन पास कर रहा है, ग्रे वाले के लिए मिलर इंडिसेस बताना है। बताइए, ओ डबल प्राइम लेकर मिलर इंडिसेस बताइए। वन वन जीरो सेम नहीं, नो 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 नो, 1 1 बार 0। 1 1 बार 0। यस, आप देखिए इसमें अब x पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, y वाला नेगेटिव हो जाएगा। चेक कीजिए, सर क्योंकि ओ डबल प्राइम वाले में x एक्सिस ये हो गया, ये तो प्लस x एक्सिस में ना, यहाँ पर पॉइंट आ गया ओ डबल प्राइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ ये -y एक्सिस पर ये पॉइंट आ गया। ये है गेम, वेक्टर्स का गेम, यूनिट सेल्स का गेम, और साथ साथ डायरेक्शंस का यूनिट सेल के अंदर। तो अलग अलग ओरिजिन्स रिप्लेस करके भी आप देख रहे हो कि इंटरसेप्ट चेंज आ रहा है। जैसे अभी किसी ने बोला था कि आप प्लेन को जो है रेड वाला प्लेन आप y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, -y की तरफ लीजिए, तो -y की तरफ लेने पर यही आएगा जो अभी ओ डबल प्राइम पर आया है। अभी जिसने पूछा था जिस स्टूडेंट ने, वो आप प्लीज एक काम करिएगा कि सेम रेड कलर का प्लेन ड्रॉ करना है आपको। कहां ड्रॉ करना है? y के नेगेटिव एक्सिस में, एंड उससे आप देखिएगा कि क्या मिलर इंडिसेस आता है। ठीक है,
तो आप कहोगे कि जो अभी वो डबल प्राइम वाला आया है वही उसका आंसर है। तो आप ध्यान रखना, ये पैरेलल प्लेन्स के लिए होगा, हमेशा होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि 1 0 0, कहेंगे कि 1 बार 0 0 उसके पैरेलल, 1 0 0 1 बार 0 0 दे आर पैरेलल वेक्टर्स होंगे या पैरेलल प्लेन्स होंगे, ये सब बातें होती रहेंगी। जैसे हमने बोला था ना कि पैरेलल वेक्टर्स का मिलर इंडिसेस सेम होगा, तो पैरेलल प्लेन का भी मिलर इंडिसेस सेम होगा। कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें मिलेंगे जो अभी यहाँ पर डिस्कस किया हमने। कोई और डाउट है इसमें, क्योंकि मैं अभी इस क्वेश्चन से आगे चल रहा हूँ। सर फाइनली इसका मिलर इंडिसेस होगा क्या? ओडेस के अगेंस्ट अकॉर्डिंग लिखना है या ओ डबल प्राइम के अगेंस्ट लिखना है? आप इसी के अकॉर्डिंग भी लिखो, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं इसके लिए, और द सेम प्लेन बोथ आंसर्स आर करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं भाई, ऐसा कह रहा हूं कि दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। दोनों में से कोई भी दे दिया जाए आपको करेक्ट एज्यूम करना है, ठीक है? चाहे 1 बार 1 0 0 लिखो, 1 0 लिखो या 1 1 बार, वो था करेक्ट, वो था। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते जिनमें कॉमन दो आंसर्स कॉमन आ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट। इस तरह के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, जिसमें ओरिजिन शिफ्ट करने की जरूरत पड़े या प्लेन पैरेलल प्लेन लेने की जरूरत पड़े। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये कब का आया हुआ देखो, जैम 2020। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। देखिए 19 में भी आया, 17, 19 और 2020 कोरोना वाला साल था, 1 महीना पहले एग्जाम हो चुका था सबका। चलिए अब बताइए इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 210। 210, चलिए अच्छी बात है, प्रैक्टिस इसका मतलब हो गई काम बाकी। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। अब 2020 के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है मिलर इंडिसेस वाले से, बट चांसेस कभी भी आ सकता है, चांस है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग बीएचयू जेएनयू वगैरह चांस से ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कई बार बीएचयू वगैरह के टेस्ट में कॉमा लगा देंगे, तो आप ये जूम करेंगे कि कॉमा नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक उन लोगों ने कॉमा लगा दिया होगा, ठीक है? कॉमा गलती से भी लगाया जा सकता है ना। चलिए, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऑप्शन सी होगा। जिसके पैरेलल होगा वो HTL में से वो इंडेक्स 0 0 हो जाएगा, जिसके साथ इंटरसेक्ट होगा वही 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है? ये 1 हो गया। दो एक्सिस के पैरेलल है, दोनों इंडेक्स 0, एक्स और वाई इंडेक्स 0, ठीक है? याद रखना, जिस पर पैरेलल होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, मिलर इंडिसेस में वो इंडेक्स 0 होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन एक्चुअली बीएचयू वगैरह में 2-3 बार आया है, जैसे यहाँ यही बताइए, वही सी ऑप्शन 001। अभी एक कॉमा लगा देते हैं गलती से, टाइप करने वाले को ये नहीं पता चल पाता ये फिजिक्स का प्लेन है, मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट नहीं। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हैं वैसे ये लोग ट्रीट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, कोऑर्डिनेट है, कॉमा कॉमा लिख करके प्रेजेंट कर। नेक्स्ट, फिर वही है, चलिए 2-3 बार है तो मैं सबको एक साथ लेकर लिख देता हूं कि चलो ये क्वेश्चन 2-3 बार बीएचयू वगैरह में आया हुआ है, ठीक है ना? अब इसमें इन्होंने सही कर दिया, इसमें कॉमा हटा दिया। तो कोई जानकार आदमी रहा होगा जिसने चेक किया होगा पेपर, बोला होगा कॉमा हटाओ, कॉमा हटा दिया, टाइप करके दिया होगा कोई आदमी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 34, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन बी।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो यही देख लो, अभी भी कोई रेसिप्रोकल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर रहा है, कोई रेसिप्रोकल नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये ध्यान देना। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी रेसिप्रोकल लेना है, प्लेन कैलकुलेट करना है प्लेन के लिए, तो रेसिप्रोकल मस्ट है। डायरेक्शन में रेसिप्रोकल नहीं लेना, प्लेन में लेना है, कॉन्सेप्ट याद रखना। अदरवाइज आज के पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ही पढ़ेंगे, एग्जाम में भी नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करते बैठे और प्लेन में वो रेसिप्रोकल ना ले और डायरेक्शन में ले गलत हो जाएगा। डायरेक्शन में इंटरसेप्ट लेना या जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको रेसिप्रोकल नहीं लेना है, प्लेन वाले में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे, आए हैं पहले भी। 48 देखिए, आंसर बताइए 48 का। ऑप्शन ए। अरे तो ज्यादातर आंसर ऑप्शन ए ही है। नहीं सर, सॉल्व किया। 1 कर लिया ना। एक मिसलेनियस में गेट में क्वेश्चन आया था डायरेक्शन का, जो मैं दिखाने जा रहा हूं अभी। आप गेट का क्वेश्चन है नंबर 4। ओपी डायरेक्शन। चलिए मिलर इंडिसेस बताइए। सर ए। सर 1 डी 1 और 2। ऑप्शन ए बी। सर ऑप्शन डी। यहाँ रेसिप्रोकल नहीं लेना भाई, रेसिप्रोकल नहीं लेना। अभी भी रेसिप्रोकल ले लिया ना, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उन्होंने रेसिप्रोकल ले लिया, पक्का है, तभी ऑप्शन बी आ रहा है उनका। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट जो लिखा है ना, ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में। हम लोगों ने इसका सोल्यूशन तैयार कराया और सोल्यूशन में उसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखवा दिया और इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो वहीं से इमेज दिखाया तो उस इमेज में पी का पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट रह गया। पी का कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हो ना, पी का कोऑर्डिनेट क्या है? पी एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर ए डिस्टेंस और जेड एक्सिस पर a/2 डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। a/2 क्लियर, इसलिए ये कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि आप आसानी से देखकर लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा, आपके पास बुकलेट है अभी, क्वेश्चन बुकलेट प्रीवियस ईयर? सर हाँ, यस सर। असाइनमेंट नंबर 1 ओपन कीजिए, फर्स्ट पेज, असाइनमेंट नंबर 1। अरे जिसके पास नहीं उसकी बात नहीं है, जिसके पास है वो एटलीस्ट ओपन करें। असाइनमेंट नंबर 1 हो गया, ओपन आ गया, ओपन हो गया। कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताएं। कोई एक स्टूडेंट जिसके पास असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, जस्ट पढ़ दे बस एक बार, 2 लाइन 1 लाइन जो भी होगा। तो एक लोग पढ़ो, पढ़ो भाई, जरूरी है। क्या किसी के पास बुकलेट नहीं है? असाइनमेंट 1 नहीं है उसमें? Diamond lattice can be considered as a combination of two FCC lattices displayed along the body diagonal by 1/4 of its length. There are 8 atoms per unit cell. The packing fraction of diamond structure is. क्या ये क्वेश्चन जैम का है? Yes sir, JAM 2014. असाइनमेंट नंबर 1 The crystal structure, assignment 1. क्वेश्चन नंबर 4 यही है। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, 5
Miller indices of a plane in a cubic structure that contains all the direction 1 0 0 0 1 1 and 1 1 1. अच्छा चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन एंड प्लेन बोथ, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ असाइनमेंट नंबर 1, इसमें कि आप देख रहे हो एक मिलर इंडिसेस पूछा है और उसमें ये पूछा है कि 3 डायरेक्शंस वो कंटेन करता हो, दैट कंटेन्स डायरेक्शंस 0 0 1 समथिंग 1 1 0 टाइप कुछ लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट 1 का होमवर्क है, ये यहाँ भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा देखता हूँ आप लोगों के पास है कि नहीं है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ये घर से करके लाओगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। मिरर इंडिसेस ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, 2 प्लेन दे रखा है, जैसे 2 प्लेन है ऐसे, तो 2 प्लेन में एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन पूछा है। 2 प्लेन जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एक लाइन होगा, उस लाइन की डायरेक्शन की बात पूछी है यहाँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ BHU एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ IIT एग्जाम, और आगे और होमवर्क, दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल प्लेन का मिलर इंडिसेस बताना है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता हूं, क्योंकि अब ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए हमें कुछ अपने टॉपिक्स भी देखने चाहिए, तो अदर टॉपिक्स हो। 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 40, ये ऐसे ही असाइनमेंट आज की PDF फाइल में भी पड़ा रहेगा। अब आपके पास नेक्स्ट है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। व्हाट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग? आप भी जानते हो 2 पैरेलल प्लेन्स होंगे तो उनके बीच में स्पेसिंग को हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहना पड़ता है। तो पैरेलल प्लेन को मान लो, इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा, डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। So first of all, we have A not equal to B not equal to B in orthorhombic crystal. Orthorhombic crystal में ABC not equal, alpha beta gamma are equal to 90. So the interplanar spacing will be D is equal to 1 upon under root D is equal to 1 upon under root H square by A square, H square by A square, K square by B square, L square by C square, ठीक है। तो ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल में जहां ABC इक्वल नहीं है, लैटिस पैरामीटर ABC तीनों इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है, तो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग के फॉर्मूले में 1 अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म आ रहा है। फिर एक है टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल में AB इक्वल है बट C नॉट इक्वल, तो आपका A और B इसमें इक्वल हो गया, H स्क्वायर और K स्क्वायर का डिनोमिनेटर सेम है, ये समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ऑर्थोरॉम्बिक में ABC तीनों इक्वल नहीं थे, टेट्रागोनल में तीनों में से 2 इक्वल हैं, A और B। क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक में तीनों ABC तीनों इक्वल होंगे, तो A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस L। ये क्यूबिक का अगले पेज पर लिखा है मैंने, नोट कर लीजिए इसको। ऑर्थोरॉम्बिक एंड टेट्रागोनल दोनों के लिए यहाँ हो गया, क्यूबिक का नेक्स्ट पेज पर है। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree। डन हो गया। ये 2 फार्मूला क्यूबिक ऑर्थोरॉम्बिक टेट्रागोनल सबके लिए याद रखोगे। ऑर्थोरॉम्बिक वाला मोर जनरल है,
उसके जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने लिखा, पर्टिकुलर केसेस आप टेट्रागोनल और क्यूबिक को एज्यूम कर सकते हैं। देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज हेक्सागोनल, इसमें ए बी इक्वल सी नॉट इक्वल अल्फा बीटा गामा, तीनों में से 290 है, अल्फा बीटा गामा इज 120। फार्मूला चारों का सारा फार्मूला याद रखना है आपको। यही 4 क्रिस्टल सिस्टम 4 क्रिस्टल सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, देख लो एक बार। हेक्सागोनल वाले में एक एंगल 120 है, 120 एंगल, इसलिए 4/3 आ रहा है। 4/3 क्यों आता है जानते हो? क्योंकि जब cos 30 लिखोगे तो आता है वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, समथिंग लाइक 3/4, है ना। तो 3/4 का या 4/3 का फैक्टर आ सकता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के फार्मूले में, बिकॉज कहीं ना कहीं 120 डिग्री cos 30 या sin 60 का वैल्यू दिखाएगा और उसमें आपको √3/2 आएगा। √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है। आपको ये हेक्सागोनल क्रिस्टल में मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन। फार्मूले में HKL मिरर इंडिसेस हैं, ABC लैटिस पैरामीटर्स हैं और HKL मिरर इंडिसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये जो भी फार्मूला हमने पढ़ा उसको अप्लाई कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हमें फार्मूला ये मिला था a/√h² + k² + l²। और HKL की वैल्यू अगर 100 होगी, HKL में 100 है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या आएगी, D100 a/√1² + 0² + 0²। तो 100 फैमिली के सारे प्लेन्स यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं। आप इमेज अच्छा सा बनाओगे। कितने यूनिट्स दिखा रहा हूँ ये भी देखना, और पैरेलल प्लेन्स के बीच का इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखकर बताओ कि क्या सच में वो ए है। इमेज देख के आपको देख लगेगा कि हाँ, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा ए बना हुआ है, और वही इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने यहाँ फार्मूले से कैलकुलेट किया। यहाँ जो ओरिजिन से प्लेन पास कर रहा है उसको मैं 100 भी बोल रहा हूँ, 1/00, क्योंकि पैरेलल प्लेन एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हो सकता है, +x या -x एक्सिस पर। तो दोनों आइडेंटिटी मैंने ओरिजिन से पास करने वाले प्लेन के साथ लिखा है, आइदर 100 लिखो या 1/00। बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट फॉर द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है और इन प्लेन्स के पैरेलल है, 100 प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पर 1/00, यहाँ 100, दोनों ही नाम इस प्लेन के लिए शूट करेगा, दोनों ही नाम इसके लिए शूट करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, दोनों ही नाम इसको प्रिपेयर कर सकते हो आप। 100 1/00 वो पैरेलल प्लेन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाएंगे सर, इससे पहले वाली? ओके सर। यस, नोट कर लिया।
बना लीजिए इसको अच्छा सा न्यूटन की। नोट कीजिए, इमेज बना लीजिए अच्छा सा प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना कि सभी प्लेन्स 1 0 0 हैं। आप चाहो तो कोई भी प्लेन लेकर उसका मिरर इंडिसेस कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। मेरा स्टेप जो मैंने 1 0 0 सबके लिए लिखा है ना, आप कोई भी प्लेन लीजिए और उसको चेक कीजिए कि क्या वो सच में 1 0 0 है या नहीं। एक बार चेक कीजिए सबको लिखे। हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। हो गया? और स्टूडेंट्स बोलने जाए? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, चेक भी कर लिया ना सबका मिरर इंडिसेस 1 0 0 है? ये बात क्लियर हुई? सबके मिरर इंडिसेस 1 0 0 है, ये बात प्रूफ हो गया ना? नहीं पता चल पा रहा है? मान लो इस प्लेन की बात करूं, लास्ट वाले प्लेन की, इसका OA कितना होगा? फोर ए इंफिनिटी, OC इंफिनिटी। मिरर इंडिसेस बताओ कितना आएगा? 1 0 0। यस, क्योंकि 1/4 आएगा, 1/4 0 0 आएगा, तो मिलर इंडिसेस में इंटीजर चाहिए। 1/4 तो लिख नहीं सकते, 1 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 4 है, 4 का एलसीएम 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 और 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना? क्लियर? बस ये ध्यान रखना कि कोई भी प्लेन पैरेलल होगा तो उसकी मिलर इंडिसेस वैल्यूज सेम लिख सकते हो। अभी इसमें मैं कोई अदर कॉन्सेप्ट इसमें नहीं ऐड कर रहा हूं, लेकिन ऐड होगा वो अगले पेज पर है। सिंपल क्यूबिक में 1 0 0 प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या है? 1 0 0 प्लेन का इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है? A। अब आप 2 0 0 प्लेन ड्रॉ करने का ट्राई करिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव प्लेन 2 0 0। 2 0 0 प्लेन का इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा A/2। चेक कीजिए फार्मूले से 2 0 0 प्लेन का मिलर इंडिसेस 2 0 0 है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आएगी देख लो, A/2, A/√2² + 0² + 0² A/2। अब यहाँ पर 2 0 0 प्लेन मैंने ड्रॉ किया है। आप जब 2 0 0 प्लेन लेते हो तो इंटरसेप्ट आता है OA = A/2। 2 0 0 लोगे तो इंटरसेप्ट आएगा A/2, मतलब दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में, ये क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, ये A डिस्टेंस है, एग्जैक्टली मिडिल में एक प्लेन आएगा जो उसका इंटरसेप्ट A/2 हो। एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ प्लेन्स देयर विल बी एक्स्ट्रा प्लेन, इसका नाम है 2 0 0। अब दो 1 0 0 फैमिली प्लेन के बीच में एक प्लेन आ गया 2 0 0। इमेज बना लीजिए। इमेज बना लीजिए, फिर इस पर बात करता हूं मैं।
डन सर। इतना फास्ट? और लोग भी इमेज बना लीजिए। तो दो पैरेलल प्लेन है 100। अभी जैसे पहले प्लेन बनाया 100, उसके बीच में एक्स्ट्रा प्लेन आया, उसका आइडेंटिटी है 200। अब आप इस प्लेन का नाम जानते हो 100 या 1/00, है ना? इस प्लेन का नाम जानते हो, इस प्लेन का 100, इसका भी 100। अब जो एक्स्ट्रा प्लेन मिडिल में आया उसका आइडेंटिटी है 200। अब आप पूरे सेट ऑफ प्लेन को 200 बोलोगे। क्यों बोलोगे? आप ये देखिए कि जो ओरिजिन से नियरेस्ट प्लेन है, ओरिजिन से पास करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिन से नियरेस्ट प्लेन है, उसकी आइडेंटिटी 200 है, और उसी आइडेंटिटी को और दूसरे प्लेन भी फॉलो करेंगे। भले ही उनके कैलकुलेशन में 100 आए, लेकिन हम उसको 200 ही बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज द नियरेस्ट प्लेन, क्लोजेस्ट प्लेन टू द ओरिजिन इज हैविंग मिलर इंडिसेस 200। जो क्लोजेस्ट प्लेन है ओरिजिन का, ओरिजिन के सबसे पास में स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट रख रहा है, उसका आइडेंटिटी है 200। तो सारे प्लेन्स का नाम क्या हो गया? 200। सबके बीच में स्पेसिंग क्या है? a/2। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी? मिनिमम a/2। बात समझ में आई? सारे पैरेलल प्लेन्स अब 200 नाम से जाने जाएंगे, बिकॉज द नियरेस्ट प्लेन, द क्लोजेस्ट प्लेन टू द ओरिजिन इज 200 नाम। अगर यही 300 ड्रा करते, सारे प्लेन्स का नाम हो जाता 300। ठीक है? अब इसको 100 नहीं बोल सकते, बिकॉज 100 प्लेन की आइडेंटिटी है अवेलेबल, बट वो क्लोजेस्ट प्लेन नहीं है। ये 100 ही है, बट दैट इज नॉट क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट प्लेन हैज मिलर इंडिसेस 200, सबका 200 नाम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मिलर इंडिसेस का जो कैलकुलेशन है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए, वो फॉलो होगा। ये भी फॉलो होना है ना, ये तो तभी फॉलो होगा जब सबको 200 200 200 नाम दोगे। क्या 200 कोई अलग प्लेन थोड़े ही है? 100 के पैरेलल भी है। तो पैरेलल प्लेन आया बीच में आया, तो उसकी क्या आइडेंटिटी? सारे प्लेन्स की आइडेंटिटी होगी। अब आप 200 प्लेन कहोगे तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फार्मूला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई कि हमें 100 बोलना था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ए थी। अब जब 200 बोला, इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/2 हो गई। पहला प्लेन ओरिजिन से नियरेस्ट जो प्लेन था, उसका इंटरसेप्ट OA = a/2 आ, OA = a/2। वैसे 200 प्लेन हम लोग पहले भी देख चुके हैं एक दो इमेज में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, नहीं किया होगा शायद, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 16 BHU का है। कैलकुलेशन नहीं है इंटरप्लेनर स्पेसिंग पर, देखेंगे बाद में, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, लेकिन वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ आयंस इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl, बताइए नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यूनिट सेल ऑफ NaCl में? 4। NaCl के यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं? 2, 8, 4 पॉजिटिव सोडियम आयंस, 4 नेगेटिव क्लोराइड आयंस। क्लोराइड और सोडियम दोनों 4 नंबर में अवेलेबल है, 4 और 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम JNU, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहे हैं एक्सरे क्या होता है? फोटोन, लो एनर्जी photons, फोटोन। Yes, they are photons. Energy, high energy photon. Photons of very high energy. Very high energy, बहुत high energy होती है, हालांकि गामा से कम होती है, बट UV, IR इन सबसे तो ज्यादा ही होगी। Photons, X-rays are photons. Okay? X-ray जो होगा वो हमेशा फोटोन होगा, गामा फोटोन एनर्जी ज्यादा रखता है, एक्सरे फोटोन कम एनर्जी रखता है, स्लाइटली लेस। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसको कि मैं
एक पेज जस्ट डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, अदरवाइज क्लास ओवर हो जाएगा। आपने एक्सरेज का टॉपिक कहीं पहले से पढ़ रखा है तो बताओ। एक्सरे का टॉपिक कहीं पढ़ा अभी तक की क्लास में, कोर्स में कहीं? ट्वेल्थ में पढ़ा था। चलिए 12th में पढ़ा। तो एक्सरेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक्सरेज क्या है? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। दे आर photons of very high frequency. They were discovered by W.C. Roentgen, and Roentgen was the first scientist who received Nobel Prize for discovery of X-ray. यही पर्सन था जिसको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया 1901। क्या कौन सा ईयर था ये फर्स्ट नोबेल प्राइज का? 1901 या 1900? कोई बात नहीं, 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया W.C. रोंजन को। 1900 में प्लांक का हाइपोथेसिस आया था। प्लांक्स हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड, क्या कह सकते हो, पोस्टुलेट बताया था कि हाँ कुछ है फोटोन टाइप का, फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, ये रेंज होगी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फोटोन आता है। वो प्लैंक्स ने बताया था 1900 में। मॉडर्न फिजिक्स 1900 से शुरू होता है। जब भी हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स मतलब 1901 में W.C. रोंजन को नोबेल प्राइज दिया गया, एंड ही वाज द फर्स्ट फिजिसिस्ट टू रिसीव दिस नोबेल प्राइज। ओके, सो सपोज आपके पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं? ट्यूब बोलते होंगे। कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब अगर मान लो है आपके पास, तो आपके पास एक तो एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। कैथोड पर आपको ले जाके इसको कैथोड से फिलामेंट अटैच कर देना। कैथोड से फिलामेंट, फिलामेंट मतलब टंगस्टन जैसे फिलामेंट है, बल्ब है, कुछ लगा दिया। अब उस कैथोड को आप क्या देंगे? एनर्जी, वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे और वो कैथोड हीट होगा। कैथोड जब हीट होगा तो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू, थर्मियोनिक एमिशन जानते हो? थर्मियोनिक एमिशन क्या है? थर्मियोनिक एमिशन, किसी भी मेटल को जब हीट किया जाता है तो इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग। हीट करने से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, ये पढ़ा है थर्मियोनिक एमिशन। तो जब आप टारगेट को हीट करोगे, यहाँ सॉरी टारगेट कर रहा हूं, कैथोड को हीट करोगे, so they will release electrons and those electrons will be projected। उनको प्रोजेक्ट करना होगा, उनको सेंड करना होगा, उनको इंसिडेंट कराना होगा टारगेट के ऊपर। देयर इज सम टारगेट। टारगेट के ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो टारगेट के थ्रू फोटॉन्स, एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी कितना दे सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स को QB, QB इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है चार्ज Q इज इक्वल टू E, so V इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है तो वोल्टेज V की जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस V की। अब जो एक्सरे मैक्सिमम एनर्जी का प्रोड्यूस होगा दैट विल हैव दिस EV। उसके पास ये EV जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। एक्सरे फोटोन हाईएस्ट एनर्जी का जो आएगा उसके पास यही EV वैल्यू रहेगी, और आप इससे रिलेट करके वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम का एक फॉर्मूला बना सकते हो। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वेवलेंथ मींस दैट एक्सरे हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी एक्सरे अगर प्रोड्यूस करना है तो मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए, तभी hc बाय लैम्डा हाईयर होगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc बाय E, एंड इससे आपको वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। क्लियर? चलिए यहीं तक आज की क्लास एंड करते हैं। अगली क्लास में एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।